नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में राजकाज कायदे से चले, इसके लिए अब यह जरूरी है कि एक साथ सभी चुनाव हो। इस जरूरत को हाल में सर्वदलीय सभा में उठाया गया। गैर भाजपाई नेता के इस सुझाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम राय बनाई जाए। जरा आप भी विचार करें कि लगातार चुनाव चलते रहने का सिलसिला कितना नुकसानदायी है। देश, प्रदेश, राजकाज, आर्थिकी, जनता सब चुनाव के नए खत्म होने वाले सिलसिले से परेशान रहते हैं। मई में लोकसभा चुनाव हुए, सितंबर में 3 विधानसभा के चुनाव हुए, अभी 2 विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव है। फिर फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा, सितंबर में बिहार का चुनाव होगा। प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष और नेता सब लगातार चुनाव में खपे रहते हैं। यह सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। जैसे अमेरिका सहित कई देशों में है, वैसे ही एक साथ संसद, विधानसभा, स्थानीय निकाय तीनों के चुनाव होने चाहिए। 1962 तक भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ होते रहे थे, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के मध्यावधि चुनाव के बाद चक्र बिगड़ा। 90 के दशक में लोकसभा के 3 मध्यावधि चुनावों से भी सिलसिला गड़बड़ाया। जो हो, अब फिर ये चर्चा शुरू हुई है कि एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। सचमुच केंद्र सरकार को इस मसले पर सर्वदलीय सहमति बनाकर जल्द फैसला लेना चाहिए। यह चुनाव सुधार का एक बड़ा कदम होगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। सरकार ने फैसला किया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का बिल नहीं लाया जाएगा। इसे बजट सत्र में लाया जा सकता है। जानकार सूत्रों का कहना है कि आगे भी टल सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार अभी कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों से ज्यादा पंगा नहीं ले सकती है। तमाम प्रबंधन के बावजूद सरकार को लग रहा है कि राज्यसभा में अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो सरकार को मुश्किल हो जाएगी। सरकार अभी किसी भी हाल में बीमा बिल पास कराना चाहती है। इस बिल पर सरकार जोखिम नहीं लेना चाहती है। संसदीय प्रबंधकों को लग रहा है कि बिल चूंकि कांग्रेस ने तैयार कराया है, इसलिए उसका समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा यह भी लग रहा है कि बीमा बिल पर लेफ्ट को छोड़कर बाकी पार्टियां विरोध में अड़ने वाली नहीं है। इसके उलट अगर भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन लाकर उसे लचीला बनाने की कोशिश हुई तो उस पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर अड़ेगा और तब बीमा बिल भी संकट में फंस सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार अगले बजट में दूसरी पीढ़ी के सुधारों का पूरा सेट लाने वाली है। तब भी सरकार को कांग्रेस की मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने भूमि अधिग्रहण बिल पर पंगा नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। यह सभी जानते हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून राहुल गांधी की पसंद से बना था। कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में आम आदमी पार्टी को रोकने की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में झुग्गियां तोड़े जाने के खिलाफ जो स्टैंड लिया वो इसकी मिसाल है। राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी ने झुग्गी झोपड़ी के लोगों की मदद के लिए एक अलग सेल तैयार किया है और ऐलान किया है कि कहीं भी झुग्गी तोड़े जाने की खबर मिली तो कांग्रेस वहां पहुंचेगी। खुद राहुल गांधी ने कहा है कि झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने से पहले उनके ऊपर बुलडोजर चलाना होगा। असल में झुग्गियों का वोट अल्पसंख्यकों का वोट और प्रवासियों का वोट पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी के साथ चला गया। इसी वजह से विधानसभा में कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर ही जीती और लोकसभा में सभी 7 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। इसे ठीक करने के लिए इस बार कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी संख्या में प्रवासियों को टिकट देने की तैयारियां कर रही है। साथ ही पिछली बार से दुगने मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की योजना है। झुग्गियों में तो पार्टी ने अपना अभियान शुरू भी कर दिया है। कांग्रेस की चुनावी रणनीति से जुड़े नेताओं का मानना है कि दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के बजाय आपको निशाना बनाना होगा, तभी कांग्रेस की वापसी हो सकती है। उनका मानना है कि बीजेपी के पास वैश्य, पंजाबी और मध्य वर्ग का पारंपरिक वोट है जो आगे भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान का बहुत हल्ला मचा है। 1 नवंबर को पार्टी ने जब अपना अभियान शुरू किया तब कहा गया कि भाजपा का लक्ष्य दुनिया की सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी बनने का है। ऐसा तभी संभव है जब उसके सदस्यों की संख्या 8.5 करोड़ से ज्यादा हो, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 8.5 करोड़ सदस्य हैं, जबकि अभी भाजपा के सदस्यों की संख्या 3.5 करोड़ है। अगर ये सभी अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करा लेते हैं तो उसके बाद भी 5 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य बनाने होंगे। पहले महीने में पार्टी ने 1 करोड़ सदस्य बनाए हैं।
इस पर नरेंद्र मोदी ने पार्टी को बधाई भी दी है। लेकिन अगर इसी रफ्तार से सदस्यता अभियान चला तो अगले 4 महीने में 4 करोड़ और सदस्य बनेंगे। लेकिन पार्टी के ही नेता मान रहे हैं कि इस रफ्तार को कायम रखना संभव नहीं है। कई सदस्यता अभियान का हिस्सा रहे नेताओं का मानना है कि शुरुआती महीनों में रफ्तार सबसे तेज रहती है, यानी आगे इसमें कमी आ सकती है। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी की ओर से 8.5 करोड़ सदस्य बनाने का कोई लक्ष्य नहीं तय किया गया है। यह सिर्फ मीडिया की चर्चा है। पार्टी ने सिर्फ इतना तय किया है कि 3.5 करोड़ की पुरानी संख्या में ज्यादा से ज्यादा नए सदस्य जोड़ने हैं। अगर यह आंकड़ा 5 करोड़ तक भी पहुंच जाता है तो बड़ी उपलब्धि होगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों और नेताओं को हिदायत दी है कि वे बिना मतलब बयानबाजी नहीं करें। भाजपा संसदीय दल की बैठक में मोदी ने पार्टी सांसदों को हिदायत देते हुए कहा कि ऐसी बयानबाजी ठीक नहीं है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने साध्वी निरंजन ज्योति के बयान को लेकर यह बात कही। संसदीय दल की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से कहा है कि वे हर दिन 1 घंटा राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान में लगाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि 25 दिसंबर को भाजपा के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। रूढ़ी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसद और मंत्री इसे सुशासन दिवस के प्रतीक के तौर पर मनाएंगे। नरेंद्र मोदी के भाषण देने से पहले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सार्क सम्मेलन और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के सफल दौरे के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर वे कल दोनों सदन में बयान देंगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि वे सदस्यता अभियान में तेजी लाएं। अमित शाह ने कहा कि भाजपा 10 करोड़ सदस्य बनाना चाहती है। खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर आज संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि प्रधानमंत्री को उनका इस्तीफा लेना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। विपक्ष ने उनके ऊपर समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने का आरोप लगाया। विपक्ष के भारी हंगामे के बाद साध्वी ने दोनों सदनों में जाकर माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा किसी को आहत करना नहीं था। उन्होंने कहा कि वे अपने शब्द वापस लेती हैं। गौरतलब है कि साध्वी ने कल दिल्ली की एक चुनावी सभा में कहा था कि दिल्ली के लोगों को तय करना है कि वे दिल्ली में रामजादों की सरकार चाहते हैं या हरामजादों की। विपक्ष की सभी पार्टियों ने इस बयान की तीखी आलोचना की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसदीय दल की बैठक में अपने सांसदों से कहा कि वे बेमतलब बयान न दें। साध्वी निरंजन ज्योति के माफी मांगने के बाद भी विवाद नहीं थमा। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सिर्फ माफी मांगने से बात नहीं बनेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज संसद परिसर में सरकार के खिलाफ पार्टी के प्रदर्शन का नेतृत्व किया। कांग्रेस सांसदों ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ जारी हुई अपनी एक पुस्तिका लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। उसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस पुस्तिका में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 180 दिन के शासन में 25 बार यूटर्न लिया है। कल कांग्रेस महासचिव और मीडिया विभाग के प्रभारी अजय माकन ने यह पुस्तिका रिलीज की थी। अब की बार यूटर्न सरकार के नाम से छपी इस पुस्तिका में काले धन सहित 25 मामलों का जिक्र किया गया है, जिन पर चुनाव से पहले के रुख से उलट स्टैंड लिया गया है। रिजर्व बैंक ने एक बार फिर उद्योग जगत और आम लोगों को निराश किया है। मौद्रिक नीति की समीक्षा में रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने नीतिगत ब्याज दरों में कटौती नहीं की है। हालांकि उन्होंने यह संकेत दिया कि अगर मुद्रास्फीति की दर कम होने की मौजूदा रफ्तार जारी रही तो नए साल की शुरुआत में ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की ओर से 45 कारोबारियों के बीच एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 41 ने पहले अंदाजा बता दिया था कि रघुराम राजन रेपो रेट 8% पर ही रखेंगे। सिर्फ 4 लोगों ने ब्याज दरों में कमी होने का अनुमान जाहिर किया था। राजन ने रेपो रेट 8% ही रखा है और नकद आरक्षण अनुपात यानी CRR भी 4% पर ही रखा है। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में महंगाई की दर 11% से ज्यादा थी, लेकिन इस साल आखिरी आंकड़ों के मुताबिक मुद्रास्फीति की दर 5.52% हो गई है। इसके बावजूद रघुराम राजन ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने फ्रांस को भरोसा दिलाया कि 126 लड़ाकू राफेल विमानों की खरीद के अरबों डॉलर के सौदे पर अब तेजी से कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि बरसों से लंबित इस परियोजना को लेकर विवाद और मतभेद के जो बिंदु थे उन्हें सुलझा लिया गया है। कल शाम रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की फ्रांस के रक्षा मंत्री जावेस ले द्रियान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई थी, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि 2012 में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सौदे के लिए राफेल का चयन किया गया था, लेकिन रक्षा मंत्रालय और फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के बीच अभी बातचीत जारी है। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त ठंड के बावजूद मतदाताओं ने पूरा उत्साह दिखाया और जमकर मतदान किया। दूसरे चरण में आज प्रदेश के 18 विधानसभा सीटों के लिए करीब 70% मतदान हुआ। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि मतदान शांतिपूर्ण रहा और अंतरिम आंकड़ों के मुताबिक करीब 70% मतदान हुआ है। वहीं झारखंड में नक्सल प्रभावित 20 विधानसभा सीटों पर भी जमकर मतदान हुआ। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान पूरा हुआ। चुनाव आयोग के अंतरिम आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 65% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि इन दोनों राज्यों झारखंड और जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में विधानसभा चुनाव पूरा होना है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव यदि एक साथ हो तो खर्चा घटेगा। राजकाज पर पूरे 5 साल फोकस रहेगा। जाहिर है इस व्यवस्था की जरूरत सर्वोच्च है।
जनता और राजनीतिक दलों को इसके लिए माहौल बनाना चाहिए, पर इसकी संवैधानिक व्यवस्थाएं कैसे की जाए यह बहुत टेढ़ा मसला है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए छोटे छोटे सुधार करता रहा है। बिना जन प्रतिनिधित्व कानून में बदलाव किए उम्मीदवारों के लिए अपनी शैक्षिक योग्यता, आपराधिक रिकॉर्ड, आय, देनदारियां आदि हलफनामे के जरिए बताने की व्यवस्था हुई, जिसके 1 दशक से ज्यादा हो गए। इससे लोगों के लिए अपने उम्मीदवार के बारे में जानना आसान हो गया। आयोग पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त में मतदान कराता है, जिससे बूथ लूटने और बोगस वोटिंग की बात अतीत का हिस्सा बनी है। मीडिया के मजबूत होने और उसकी सक्रियता से भी चुनाव में होने वाली कई गड़बड़ियां खत्म हुई हैं। ईवीएम आने और नोटा की व्यवस्था लागू होने से भी चुनाव की प्रक्रिया बदली है। सो अब इनसे आगे बढ़कर बड़े चुनाव सुधार की जरूरत है। इस दिशा में एक पहल गुजरात में हुई है, जहां स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान अनिवार्य किया गया है। दूसरी पहल एक साथ सभी चुनाव कराने की है। संसद के चालू सत्र के दौरान सभी पार्टियों की बैठक में इसका प्रस्ताव आया था कि लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इस विचार का किसी ने विरोध नहीं किया है, लेकिन इस पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। अभी भारत में सभी चुनाव अलग अलग होते हैं और इस वजह से पूरे साल चुनाव चलते रहते हैं। पार्टियां और नेता प्रचार में लगे रहते हैं। सरकारों के सारे फैसले चुनाव की जरूरतों से प्रेरित होते हैं या फिर सरकारों के फैसले अटके होते हैं क्योंकि आचार संहिता लगी होती है। इस साल मई में लोकसभा के चुनाव हुए तो उसके साथ सिर्फ 2 विधानसभाओं आंध्र प्रदेश और ओडिशा के चुनाव हुए। लोकसभा के तुरंत बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुआ और अभी झारखंड व जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। इसके 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होगा और अगले साल के अंत में बिहार में चुनाव होगा। उसके अगले साल यानी 2016 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और केरल में मतदान होगा। फिर 2017 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर में चुनाव होगा। उसी साल गुजरात में और उसके अगले साल कर्नाटक में चुनाव होगा और फिर लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। पूरे 5 साल तक यह चक्र चलता रहेगा। लगातार चलते रहने वाले चुनाव से पार्टियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर तो बोझ पड़ता ही है, चुनाव आयोग पर भी खर्च का बड़ा बोझ होता है। अगर एक साथ चुनाव करा लिए जाएं, तो इस खर्च में बहुत भारी कमी आएगी। आयोग एक ही खर्च में सारे चुनाव करा लेगा तो पार्टियां भी एक ही बार के प्रचार व खर्च से चुनाव लड़ लेंगी। इससे आचार संहिता का झमेला भी खत्म होगा, जिसकी वजह से सरकारी कामकाज लगभग पूरी तरह से ठप रहते हैं। सरकारें नीतिगत फैसले नहीं कर पाती हैं। इसका एक फायदा यह भी होगा कि जातिवाद और क्षेत्रवाद की बढ़ती प्रवृत्ति पर काफी हद तक लगाम लगेगी, क्योंकि एक साथ राष्ट्रीय और प्रादेशिक दोनों मुद्दों पर पार्टियां अपनी राय रखेंगी। तब मतदाताओं के सामने बड़ी तस्वीर होगी। एक बार साथ चुनाव शुरू हो जाए तो यह भी ध्यान रखना होगा कि यह चक्र नहीं टूटे। इसके लिए 2 उपाय हो सकते हैं। पहला, विधानसभा भंग करके मध्यावधि चुनाव की बजाय उसी विधानसभा में नई सरकार चुनने की व्यवस्था हो, या किसी वजह से विधानसभा भंग हो तो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही चुनाव कराया जाए। ऐसी कुछ तकनीकी बातों का ध्यान रखना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद एक साथ सभी चुनावों की जरूरत पर चर्चा करेंगे। भारत में हम लोग इस बात के आदी है कि जो चल रहा है वह चलता रहे। तभी चुनाव सुधारों को लेकर इधर उधर के सामान्य फैसले हुए। चुनाव आयोग ताकतवर बनता गया, मगर जिन कारणों से चुनावी खर्चे का दीमक है और बार बार चुनाव आ पड़ते हैं, उन पर विचार नहीं हो रहा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी है। केसरी जी, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में अभी ये चर्चा फिर जरा कुछ सुनाई दी है कि लोकसभा, विधानसभा, इनके चुनाव और स्थानीय निकाय, इनके चुनाव साथ हो। ये आखिर ये बात कहां से शुरू हुई और क्या है इसकी बैकग्राउंड? व्यास जी, जो बताया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी ने जो एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, जैसा कि इसके सेशन के पहले होता है, उसके अंदर ये बात कहीं से निकली और कांग्रेस के जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में उसका थोड़ा शुरुआत किया। उसके बाद में कुछ रीजनल पार्टीज के लीडर्स थे, जैसा कि बीजू जनता दल है और कुछ है, तो उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव जो होता है वो साइमल्टेनियस हो गया, चुनाव असेंबली और लोकसभा के साथ साथ हो गए तो सब राजकीय पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा कि खर्चा कम हो जाएंगे, वो कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन फिर बीच में ये बात आई कि फ्रैक्चर मैंडेट का क्या होता है। अब व्यास जी, आपको पता है कि पहली बार जहां तक याद है ये लालकृष्ण आडवाणी जी ने शुरू की थी, लेकिन उस समय उनको जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था कांग्रेस से भी नहीं मिला
और दूसरे क्षेत्रीय दलों ने भी इतना नहीं दिया। बेसिकली कि कांग्रेस और भाजपा इन दोनों को ही इससे ज्यादा सोचना पड़ता है। नहीं, लेकिन इसमें लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आप राय बनाइए, आम राय बनाइए, तो एक तरह से भाजपा और कांग्रेस में तो एक तरह से एक राय बनती जा रही है, एक राय बनती जा रही है। और मोदी जी ने ये भी कहा कि जैसा जिस स्टेट में चुनाव होता है वहां सब प्रशासन ठप्प हो जाता है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ निर्णय नहीं ले सकते। मुझे यहाँ जहां तक याद है जनार्दन द्विवेदी उनका भी यही राय थी, कभी उन्होंने कभी कहा था कि इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन अभी कांग्रेस को रियलाइज हुआ है कि हर साल चुनाव, मतलब हर साल हर 6 महीने में एक चुनाव, कहीं या फिर स्थानीय निकायों के भी अब चुनाव बीच बीच में तमाम जगह हो रहे हैं। तो इसको लेकर क्या लगता है कि मतलब आगे वापस सर्वदलीय या कुछ मूव आगे हो सकता है राजनीतिक? ये सब गवर्नमेंट मैनेजर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी उसको अपोज कर सकती है, क्योंकि ये जो सवाल एक पैसे का सवाल है, यंत्रणा का सवाल है। फिर हम बाई इलेक्शन के ऊपर हम जनरल इलेक्शन का एनालिसिस करते हैं, तो फिर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चुनाव लड़ना और चुनाव सारा कुछ चुनाव के ऊपर ही केंद्रित हो गया, चुनाव के अलावा कुछ भी नहीं है। और गवर्नेंस और राजकाज को जो इससे नुकसान है उस पर किसी का फोकस नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है व्यास जी, वो है स्टेट का नुकसान होता है। अगर चुनाव बार बार होने लगे तो चाहे किसी पार्टी की सरकार क्यों न हो, लेकिन वहां की जनता और स्टेट को भुगतना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि अगर ये किसी सरकार से या भाजपा से या कांग्रेस से अगर ये इससे ऊपर सहमति बन जाती है, पर इसमें क्षेत्रीय पार्टियां कोई दिलचस्पी लेती हुई नहीं लगती। क्षेत्रीय पार्टियों का रुख कुछ जरा मतलब कुछ वो फोकस ही नहीं है उनका। क्षेत्रीय पार्टी का ऐसा है कि उनका समझो बिहार में चुनाव है अगले साल, तो बिहार की पार्टी यूपी में चुनाव कब हुआ उसके बारे में मतलब ये कि क्षेत्रीय पार्टी का क्षेत्र में फोकस है, इसलिए उसको बाकी पूरे देश की चिंता नहीं। भाजपा और कांग्रेस इनको पैसा खर्चा करना पड़ता है, कैंडिडेट्स तय करने पड़ते हैं, टॉप लीडरशिप को वहां कैंपेनिंग करनी पड़ती है, प्रधानमंत्री को लगातार जाते रहना पड़ता है। कि अब जैसा हरियाणा में प्रधानमंत्री का फेस था, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री का फेस था, झारखंड में उनका फेस है, तो ये पूरा फिर गवर्नर प्रधानमंत्री का मतलब वो फिर दिल्ली में लगेंगे, फिर वो बिहार में लगेंगे, तो सारा फोकस भले प्रधानमंत्री हो, पार्टी अध्यक्ष हो, सबका जो काम अमित शाह को करना है यानी करना चाहिए, जो भी पार्टी प्रेसिडेंट को करना चाहिए वो अगर प्रधानमंत्री करने लगे तो इसका कहीं वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरा मिलकर करना हुआ, क्योंकि वो तो प्रतिष्ठा का सवाल है। उसमें भले प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ पार्टी के हो या विपक्षी नेता वो होगा, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि इसको, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल और ये इसके लिए संवैधानिक जो सुधार या एक संशोधन इस तरह के अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, और इसको लेकर क्या कुछ है विचार? जो अगर करना है तो मोदी सरकार अभी कर सकती है, 1 साल वो 1-1.5 साल के अंदर ये बहुत मेजर चुनाव सुधार वाले काम अभी हो सकते हैं। जो भी उनको निर्णय करना है, 2 साल के उनके जो निर्णय रहेंगे वो 5 साल के बाद में उसके रिजल्ट दिखाई देंगे। तो उनको जो भी करना है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का प्रेशर आ जाएगा सभी दल के लोग जाएंगे, फिर एंटी इनकम्बेंसी रहेगा, फिर अभी मतलब अभी आम राय बनाई भी जा सकती है और सरकार फैसले कर भी सकती है, क्योंकि मेजर पार्टी उसको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसलिए अगर उनको करना है तो वो चुनाव के बाद में कर सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए कुछ इश्यू पे कंसेंसस नेशनल पार्टीज को या पॉलिटिकल पार्टीज को करना पड़ता है। अगर ये कर दिए, आपको याद होगा कि 1962 के बाद में, उसके पहले तो चुनाव एक साथ होते थे, उसके बाद में फ्रैक्चर मैंडेट आया, एसवीडी गवर्नमेंट आई, फिर इवन अपने लोकसभा में भी 11वीं और 12वीं लोकसभा एक साल 2 साल में भंग होनी पड़ी उसकी तो उसके अंदर उन्होंने ये भी जन जागरण का कार्यक्रम है। नहीं वही मतलब ये, लेकिन इसके लिए दूसरे मॉडल है। अमेरिका के अंदर व्यवस्था है ऐसी कि सब एक साथ चुनाव होंगे, वहां उस तरह का कोई अपने यहाँ भी कुछ मॉडल अपनाकर काम करना चाहिए। ये अगर कर सकते हैं तो चाहे कांग्रेस इसके साथ में केसरी जी आपके अनुसार क्या अनिवार्य मतदान वाला मामला भी कुछ आगे बढ़ सकता है? उसके उस पे सांसदों में और नेताओं में क्या चर्चा चल रही है? उसके अंदर काफी कॉन्ट्रडिक्शंस है, उनके मतभेद है। उनका कहना है कि अनिवार्य का मतलब फिर वो खैर उसका प्रारूप अभी आना है, लेकिन आमतौर पे जैसा गुजरात सरकार ने किया है उसके ऊपर बहस होने की, क्योंकि कंफ्यूजन है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं अभी तक। यानी डिवीजन तो दिखाई देता है, कुछ कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में लगातार चुनावी मोड में रहने से ऊब या परेशानी की भाई अब ये इस सिलसिले को खत्म किया जाए,
ये एक मनोविज्ञान कुछ बना है क्या, ये बहुत- दबाव बना है वो क्या? इसलिए बना है कि इसका खर्चा बढ़ रहा जी। है हर चुनाव का। आपको शायद पता होगा कि इवन जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उसके भी खर्चे बढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो पार्टी लाएगी कहां से? जी। तो एक बार वंस इलेक्शन और हो वो गए, फिर भ्रष्टाचार और वो हाँ, फिर तमाम बातें वो फिर होगी। जो पैसा देगा वो अपना माल निकालेगा, जी। वो अब प्रेशर डालेगा। तो इसलिए शायद ये सीरियसली अब इस बार कुछ बात आगे बढ़े। मुक्त होना उससे मुक्त होना चाहती है। एटलीस्ट 2 मेजर पार्टीज आएगा और अच्छी रीजनेबल सेंसिबल पार्टीज ने उसको सपोर्ट किया, जी। जैसा कि मायावती हो सकती है, जयललिता हो सकती है, जी। और ये सभी ये सब पार्टी इसके समर्थन में अगर आ हैं। सकते हैं, अब लेकिन उनसे बात करनी पड़ेगी। जी, वो तो सर्वदलीय पूरा एक प्रोसेस करके वो प्रोसेस करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। जी वेंकटेश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।